नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के लिए रशिया पहुंचे हैं, लेकिन अब इस बारे में कई सारी अपडेट सामने आई हैं जो कि खास करके Su-57 फाइटर जेट को लेकर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि भारत एक बार फिर से पुनर्विचार कर सकता है रशिया के Su-57 फाइटर जेट में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत का जो AMCA फाइटर जेट है उसमें अभी संभावित देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये जो गैप आ रहा है 5 से 7 या 10 सालों का, उसे कंप्लीट करने के लिए यानी कि उसे पूरा करने के लिए रशिया का Su-57 फाइटर जेट जो है वो एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। और इसका एक और फायदा भारत को मिलेगा पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मिल जाएंगे। भारतीय AMCA फाइटर जेट के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है वो है इंजन को लेकर, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारत कई सारी विदेशी भागीदारों के साथ बातचीत कर रहा है और किसी न किसी के साथ सेटिंग तो भारत की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो टाइम है वो बहुत जल्दी से निकला जा रहा है और अभी तक इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुआ है इंजन को लेकर, और अगर हो भी जाता है तो कम से कम आप 7 से 10 साल आप मान के चलो इतना लग जाएगा इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी। और इससे पहले अगर चाइना ने पाकिस्तान को FC-31 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया तो आप समझिए कि भारत के लिए एक बड़ी टेंशन हो जाएगी। भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों की बढ़ती हुई हवाई क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए ये जो Su-57 फाइटर जेट है उसे एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। भले ही भारत 36 यानी कि 36 की संख्या में भी अगर Su-57 फाइटर जेट को ले लेता है तो भारत को एक टेक्टिकल बढ़त मिल जाएगी अपने इन दोनों दुश्मनों पर। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम और आई थी रशिया के Su-57 फाइटर जेट के साथ, वो थी इसकी इंजन टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी होना। इसीलिए दोस्तों भारत ने इस फाइटर जेट से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो Su-57 फाइटर जेट है उसमें अब अपग्रेडेड इजेडली 30A51 इंजन लगा दिया गया है, जो कि इसकी थ्रस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी और जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है उससे बढ़ा देता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट का जो थर्मल सिग्नेचर है उसको कम करने के लिए इस फाइटर जेट की स्टेल्थ क्षमताओं को भी ये बेहतर बनाता है, यानी कि दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही इसके अलावा दोस्तों रशिया का जो Su-57 फाइटर जेट है वो अब अपने फुल ऑपरेशनल सर्विस में आ चुका है, क्योंकि रशिया ने इस फाइटर जेट की जो मेन कमियां थी उन्हें दूर कर दिया और इसमें एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और वेपन इंटीग्रेशन में भी सुधार किया गया है। और Su-57 को लेने का एक और बड़ा फायदा भारत को दोस्तों क्या मिलेगा, वो ये है कि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है। तो ऐसे में ये जो Su-57 है वो सुखोई फैमिली से ही है, इसलिए भारतीय वायुसेना को इससे कई बेनिफिट और मिल सकते हैं, वो भी इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और पायलट ट्रेनिंग में, यानी कि इनमें कम से कम समय लगेगा, जिससे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम और जो सोर्सेस है वो बच जाते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई नया फाइटर जेट खरीदा जाता है तो वो इन्हीं सारे प्रोसीजर से गुजरता है। ट्रेनिंग इसका एक लंबा हिस्सा होती है, फिर लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम भारतीय वायुसेना के सामने नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो बहुत कम आएंगी। और सुखोई 30 MKI तो इंडियन एयरफोर्स की लिस्ट में अपने आप को साबित भी कर चुका है और ये कई महत्वपूर्ण अभियानों में भूमिका निभाता है। लेकिन एक बार Su-57 का साथ इसे मिल जाता है तो आप देखिएगा कि ये तो फिर कोहराम मचा देगा दुश्मन के इलाके में। यहाँ पर दोस्तों मैं कवायद नहीं कर रहा हूँ Su-57 फाइटर जेट की, भारत को जाना तो अपने AMCA के लिए चाहिए, क्योंकि हमारी टेंशन जिस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को तुर्की भी सपोर्ट कर रहा है, वो भी अपना कान फाइटर जेट प्रोग्राम में इन्हें शामिल कर रहा है, और पाकिस्तान आपको मालूम ही है कि किसी का सगा नहीं है। तो फिलहाल के लिए Su-57 फाइटर जेट भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट हो सकता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अब भारत के तेजस फाइटर जेट को ASM हैमर, ZMER और ग्रिफिन LGB से इसे लैस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक जो भारत की स्वदेशी 100 और गौरव और गौतम है वो अभी पेंडिंग है। यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि भारतीय वायुसेना को ZMER किट आयात करने में तो सफलता मिली, जो कि एक विदेशी किट है। ऐसे में भारत ने अपने देसी 100 के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है, यानी कि हम अमेरिका पर अपनी निर्भरता को बनाए रखना चाहते हैं हथियारों को लेकर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिसंबर के महीने में रशिया जाने वाले हैं और इस दौरान वो वहां INS तुशील को कमीशन करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये 2 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट में से पहली फ्रिगेट है, जिसका निर्माण रशिया के यंत्र शिपयार्ड में $2.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रहा है, और इसके आ जाने से भारतीय नौसेना की जो समुद्री ताकत है वो और बढ़ जाएगी। INS तुशील अब अपनी अंतिम तैयारियों से गुजर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा फ्रिगेट है INS तमाल, वो अगले साल की शुरुआत में डिलीवर कर दिया जाएगा। इन फ्रिगेट्स को भारी हथियारों से लैस किया जा रहा है, जिसमें कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और वेपनरीज भी लगाई जा रही हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अब अर्जुन आर्मर रिकवरी एंड रिपेयर व्हीकल यानी कि ARRV के लिए हाइड्रोलिक रूप से ऑपरेटेड मेन विंच के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए
निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को उन्होंने आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 50 टन सिंगल लाइन पुल क्षमता वाली ये जो प्रस्तावित विंच सिस्टम है वो अर्जुन ARRV के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा, जो कि इसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण रिकवरी ऑपरेशन करने में सक्षम बनाएंगे। अर्जुन ARRV के लिए हाइड्रोलिक मेन विंच एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल सिस्टम होगा, जो कि सैन्य रिकवरी ऑपरेशन मांगों को पूरा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि DRDO के प्रमुख की तरफ से आ रही है। DRDO के प्रमुख ने कहा कि AMCA फाइटर जेट के लिए जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जो न केवल भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को पावर देगा, बल्कि ये जो नया इंजन होगा वो इंजन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग भी लगाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये इंजन न केवल AMCA के साथ ऑपरेट होगा, बल्कि भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक बेस यानी कि आधार प्रदान करेगा। 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट की डिमांड्स को पूरा करता है और साथ ही भविष्य की स्केलेबिलिटी भी ये सुनिश्चित करता है। नया इंजन AMCA के लिए बेहतर चपलता, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस और AMCA की रेंज को बढ़ाएगा। और इस 5th जनरेशन इंजन की कुछ की फीचर्स भी होंगे, यानी कि कुछ विशेषताएं भी होंगी, जैसे कि इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, थ्रस्ट वेक्टरिंग, थर्मल मैनेजमेंट और रिडक्शन मेजर्स, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज, स्टेल्थ ऑप्टिमाइज डिजाइन आदि। यहाँ से एक बात और पता चलती है कि भारत न केवल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम तक सीमित रहने वाला है, बल्कि अब भारत अपनी 6th जनरेशन की परियोजना के लिए भी आगे बढ़ रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत अमेरिका से MQ-9B रीपर ड्रोन्स ले रहा है और सबसे खास बात यह कि भारतीय नौसेना को सबसे ज़्यादा ड्रोन्स मिलेंगे। ऐसे में आपके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा कि क्यों भारतीय नौसेना ने अपने स्वदेशी तापस UAV को नहीं खरीदा। इस बारे में अब खुद भारतीय नौसेना की तरफ से बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि MQ-9B रीपर ड्रोन का चयन उन्होंने मजबूरी में किया। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बोला कि MQ-9B ड्रोन भारत के एक बड़े समुद्री क्षेत्र की निगरानी कर सकता है, जो कि तापस नहीं कर सकता था। तापस UAV, जो कि टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे तापस BH-201 भी कहा जाता है, जिसे DRDO ने डेवलप किया, ये भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए भारतीय नौसेना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा वाइस एडमिरल ने आगे बताया कि इन ड्रोन्स के अधिग्रहण से भारतीय नौसेना के हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी और ये रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय नौसेना ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि भाई प्रेशर में आकर के हमने अमेरिका के MQ-9B रीपर्स ड्रोन्स खरीद लिए और भारत ने अपनी घरेलू क्षमताओं को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर ज़रूरतें उस लेवल की पहुंचती है, उस स्टैंडर्ड पे पहुंचती है जो कि इंटरनेशनल लेवल है और भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करती है, तो डेफिनेटली भारतीय नौसेना स्वदेशी को ही सबसे पहले प्राथमिकता देती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत आर्मीनिया के Su-30 SM फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई कॉन्फ़िगरेशन में बदलेगा, जिसके लिए आर्मीनिया भारत के साथ लगातार बात कर रहा है। आर्मीनिया के पास इस वक्त 4 Su-30 SM फाइटर जेट्स है, जिन्हें कि वो अपग्रेड कराना चाहता है। और इस अपग्रेडेशन में दोस्तों इन फाइटर जेट्स में अस्त्र MK-1, रुद्रम, उत्तम आईसा रडार, इंडियन मिशन कंप्यूटर आदि इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आर्मीनिया रशिया से 8 और Su-30 SM फाइटर जेट्स खरीदना चाहता था, लेकिन रशिया पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं। इसके अलावा रशिया को प्रोडक्शन बाधाओं का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि आर्मीनिया भारत से अतिरिक्त Su-30 MKI फाइटर जेट्स को सीधे खरीद सकता है। और ऐसे में दोस्तों रशिया भी चाहता है कि भारत में Su-30 फाइटर जेट्स तैयार किए जाएं और जो भारत में नासिक प्रोडक्शन लाइन है उसे फिर से खोला जाए, जो कि 2021 में बंद हो गई थी। इससे दोस्तों रशिया को जो मौजूदा ऑर्डर्स हैं जो उसे मिले हुए हैं उन्हें पूरा करने और एक्सपोर्ट के लिए जो अतिरिक्त Su-30 MKI फाइटर जेट्स है उनका निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। और इस तरीके के कोलैबोरेशन से भारत और रशिया दोनों को फायदा होगा। भारत को एक नया एक्सपोर्ट कस्टमर मिलेगा और रशिया अपने आर्म्स इंडस्ट्री पर प्रतिबंधों के प्रभाव को भी कम कर पाएगा। अगर ये सहयोग अंतिम रूप ले लेता है तो दोनों देशों के बीच भविष्य में रक्षा सौदों के लिए एक और नई मिसाल कायम हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी से बातचीत कर रहा है कि वो पर्ले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन को बढ़ाए। आपको मैं बता दूं कि 120 पर्ले मिसाइल का ऑर्डर भारतीय वायुसेना ने 2022 में दिया था, लेकिन भारत अब रॉकेट फोर्स पर भी काम कर रहा है, तो रॉकेट फोर्स के लिए कम से कम 1000 पर्ले मिसाइल्स तो कम से कम चाहिए होंगी और ये जो डिमांड है वो फिर से आगे बढ़ सकती है, यानी कि प्रोडक्शन स्केल अप किया जाएगा ताकि भारत का ये जो महत्वपूर्ण टारगेट है उसे और बढ़ाया जा सके। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को आउटसोर्स किया जा रहा है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इस परियोजना में शामिल किए जाने की योजना बन चुकी है।
जिससे कि जो भारत का प्रोडक्शन है इन मिसाइलों का वो डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा 2027 से, और हो सकता है कि ये ट्रिपल डिजिट तक भी जा सकता है, जिससे कि भारत के रॉकेट फोर्स को एक मजबूती मिलेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के वाटाड इंडस्ट्रियल एरिया में 1000 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई है, जहां पर वे धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी को तैयार करेंगे। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर एमुनेशंस बनाए जाएंगे, जिसमें कि छोटे, मीडियम और बड़े कैलिबर, इसके अलावा टर्मिनल गाइडेड म्यूनिशंस भी तैयार किए जाएंगे। बता दें कि इस फैसिलिटी में एक्सप्लोजिव और स्मॉल आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, और अगले 10 साल में ये कंपनी करीबन 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। यानी कि दोस्तों, अब रिलायंस इंफ्रा रक्षा विनिर्माण के लिए टाटा ग्रुप, अडानी और लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियों में शामिल हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 20 डार्टन 1500 हॉर्स पावर इंजन के लिए ऑर्डर मिला है, जो कि मेन बैटल टैंक्स पर इंटीग्रेट किया जाएगा। बता दें कि इसका टेस्ट पहले ही हो चुका है, वो भी पुराने अर्जुन टैंक प्रोटोटाइप पर, और उसके बाद ही इसे 118 अर्जुन मार्क 1A और FRCV प्रोग्राम के लिए क्लियरेंस मिली है। तो फिलहाल इधर अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।